नमस्कार। कवि, आलोचक, अनुवादक और संस्कृति कर्मी अशोक वाजपेयी जी के सर्जनात्मक योगदान पर जनसुलभ पुस्तकालय की ओर से एकाग्र का आयोजन किया जा रहा है। आज इसकी छठी कड़ी है और इसमें हम लोग कवि, कथाकार, अनुवादक और कला समीक्षक प्रयाग शुक्ल जी को सुनेंगे। मित्रों, ये दोनों दोस्त हैं, 80 पार, दोनों सदाबहार युवा हैं, समवयसी हैं। यद्यपि 6 महीने प्रयाग शुक्ल जी अशोक जी से बड़े हैं। इस पर भी एक बड़ी दिलचस्प बातचीत इन दोनों के बीच है। स्वयं प्रयाग जी ही उसे हमारे साथ साझा करेंगे। आज की यह बातचीत बेहद खास है क्योंकि 6 दशकों, 60 वर्षों से अधिक की इस दोस्ती से जाने कितने प्रसंग उत्खनित होंगे, कितने स्मृतियां बाहर आएंगी। प्रयाग शुक्ल जी अपने रौ में बोलने वाले वक्ता हैं और कितने प्रसंगों को वे अपने साथ लिए फिरते हैं। तो वे क्या बोलेंगे, संभवतः कई ऐसी चीजें होंगी जिन्हें बोलते हुए वे स्वयं भी चौंकेंगे। वे इस दोस्ती पर बात करेंगे। बतौर लेखक अशोक वाजपेयी जी की क्या महत्ता है, इस पर बात करेंगे। उनके कला प्रेम पर संवाद होगा। और मित्रों, इसके अतिरिक्त एक और जो एक महत्वपूर्ण चीजें हैं वह यह कि अशोक वाजपेयी जी और प्रयाग शुक्ल जी को लेकर इन दोनों की दोस्ती की जो कुछ बेहद महत्वपूर्ण चित्र हैं, छाया चित्र हैं, वे भी आज हम कोशिश करेंगे कि कार्यक्रम के अंत में दिखलाएं और उस पर भी प्रयाग जी की टिप्पणी लें। मगर जब हम इन सदाबहार युवाओं की बात कर रहे हैं, एक ऐसा युवा जो लगातार सक्रिय है, कई कई युवाओं से अधिक सक्रिय है, अशोक वाजपेयी जी, और उन पर बोलने वाला एक ऐसा युवा जो आज दिल्ली में है, कल चंडीगढ़ में है, परसों कोलकाता में है, तरसों बनारस में है, निरंतर सफर में है। एक के बाद एक उनकी पोस्ट ऐसी आती है जिससे हम उनकी सक्रियता को समझ सकते हैं। कभी कुछ लिख रहे हैं, कभी कुछ पेंटिंग बना रहे हैं, कभी किसी वर्कशॉप में जा रहे हैं। ऐसे में मुझे प्रयाग जी को बुलाने से पूर्व एक कविता अशोक वाजपेयी जी की याद आ रही है, युवा जंगल। तो उस कविता को पढ़ते हुए मैं प्रयाग शुक्ल जी को आमंत्रित करता हूं। पहले वह कविता सुन लीजिए, युवा जंगल। एक एक युवा जंगल मुझे अपनी हरी उंगलियों से बुलाता है। एक युवा जंगल मुझे अपनी हरी उंगलियों से बुलाता है। मेरी शिराओं में हरा रक्त बहने लगता है। आंखों में हरी परछाइयां फिसलती हैं। कंधों पर एक हरा आकाश ठहरा है। होंठ मेरे एक हरे गान में कांपते हैं। मैं नहीं हूं और कुछ, बस बस एक हरा पेड़ हूं। हरी पत्तियों की एक दीप्त रचना, हरी पत्तियों की एक दीप्त रचना। ओ जंगल युवा, ओ जंगल युवा, बुलाते हो।
आता हूं, आता हूं, एक हरे बसंत में डूबा हुआ, आता हूं, आता हूं। बड़ी ही अद्भुत कविता अशोक वाजपेयी जी की। और इसी के साथ हम अपने आज के वक्ता को बुलाते हैं, प्रयाग शुक्ल जी को बुलाते हैं। जी नमस्कार, हार्दिक स्वागत। नमस्कार जी, काफी जी, अच्छा लग रहा बताइए। है। जी, मुझे भी बहुत अशोक अच्छा लग वाजपेयी जी रहा है। पर इस एकाग्र में आप उपस्थित हैं। और मैंने अभी शुरुआत में भी यह बात कही कि जाने कौन कौन से किस्से आज साझा होंगे। बड़ी ही मजेदार चर्चा होने जी। वाली है। हम्म, और अलग अलग जगहों पर बैठे हुए लोग इस गोष्ठी का आनंद ले रहे हैं। तमाम पीढ़ियों के लोग, अलग अलग अनुशासनों से संबद्ध लोग। तो शुरुआत कुछ शुरुआत से ही हो, बिल्कुल प्रारंभिक दिनों से हो, ताकि हम जी लोग भी एक बार रिफ्रेश हो जाएं और फिर यह यात्रा क्रमशः आगे बढ़े। प्रयाग जी स्वागत। जी, नमस्कार अर्पण जी, एक बार फिर से बधाई आपको। जी आप नमस्कार। इतने सुंदर नमस्कार। कार्यक्रम कर रहे हो। और अशोक जी पर ये कार्यक्रम, ये कड़ियां कहना चाहिए जो हो रही हैं, जो अभी मैं नहीं सुन पाया जितनी हुई, इसी बार ऐसा हुआ। लेकिन मैं सुनूंगा एक एक करके। और अभी देखिए, अशोक जी को मदन भी बधाई हो। मदन लाल गुप्ता जी वाले में तो आप सुन रहे थे संभवतः। थोड़ी मदन लाल थोड़ी देर गुप्ता जी सुना, वाले वक्तव्य। थोड़ी देर जी सुना था जी। जी तो जी। सबसे पहले तो अशोक जी को फिर से बधाई। अभी हमने उनका जन्मदिन 4 दिन पहले मनाया है। और बहुत अच्छी तरह उस दिन उनसे बातें भी हुई। और एक पोस्ट भी मैंने लिखी थी, आप में से बहुतों ने पढ़ी होगी, जिस दिन अशोक जी का जन्मदिन था, उसी दिन अपनी फेसबुक वॉल पर। और तो उस दिन मैंने अशोक जी से एक बात कही थी, इसको आप सबसे भी इसका साझा करता हूँ, जिस पर हम दोनों ही मुस्कुराए, हंसे। मैंने अशोक से कहा, हम लोग कभी कभी एक दूसरे को वैसे ही, मतलब वैसे तो हम प्रयाग अशोक ही कहते हैं, लेकिन कभी कभी क्या कहना चाहिए, एक दूसरे को जी कहने लगते हैं, अरे प्रयाग जी, अरे अशोक जी। तो मैंने कहा, अशोक ऐसा है कि क्या तुम 5,000 साल के हो कि पता नहीं कितने साल के हो। 82 साल की उम्र में इतने काम कोई कैसे कर सकता है। और वाकई ये बात मुझे बराबर बहुत चकित करती है। और उससे बहुत आनंदित भी होता हूँ कि अशोक जी ने कुछ ऐसा संभव किया है एक जीवन में जो आसान नहीं है। अब देखिए, जिनको वो मूर्धन्य कहते हैं, उनका प्रिय शब्द है कि मतलब मूर्धन्य है, हबीब तनवीर हैं, अलकाई साहब हैं, हुसैन है, रजा हैं, स्वामी हैं, नाम लेते चित कुमार गंधर्व हैं। तो इन मूर्धन्यों से लगाकर बिल्कुल युवा लोगों तक भी आपने कितनी सुंदर कविता उनकी सुनाई, युवा जंगल। कैसे कई पीढ़ियों के साथ वो चलते आ रहे हैं, और खाली चलते नहीं आ रहे, उनसे उनका संवाद है, उनके साथ उनका कामकाज है। किसी का भी आप नाम लीजिए जो किसी तरह से अपने क्षेत्र में सक्रिय रहा हो, और अशोक जी के साथ उसने कोई काम मिलकर कभी न किया हो, दूर या पास से। तो अपनी बात सोचता हूँ तो लगता है कि अशोक के साथ कितने सारे काम, मतलब उसमें प्रकाशन है, उसमें भारत भवन में रूपंकर संग्रहालय के लिए कलाकृतियां इकट्ठा करना है, उनके जो उत्सव किया करते थे वो मध्य प्रदेश में, उनमें जाना है। मतलब वो अनंत हैं छवियां, और अनंत हैं बातें। पता नहीं आज मैं कितनी समेट पाता हूँ, पर कोशिश तो करूंगा। अब देखिए, कुछ ऐसा हुआ था कि जब मैं 16-17 साल का था, 17-18 साल का था, और अशोक भी इतनी ही उम्र के थे, तो एक संयोग ये बना कि हम दोनों ने कल्पना और कृति में लिखना शुरू किया। ये उस समय की बड़ी महत्वपूर्ण पत्रिकाएं थी, आप जानते हो। तो इसके कारण ये हुआ, कृतिका तो एक मंडल ही हम लोगों का बन गया, जिसमें प्रबोध कुमार थे, अशोक थे, जितेंद्र कुमार थे, अशोक सिकसरिया थे, जिन्होंने शुरू में गुणेंद्र सिंह कंपानी नाम से कहानियां लिखी। हम लोगों के एक मित्र रमेश गोस्वामी थे, प्रबोध कुमार थे, महेंद्र भल्ला थे, कमलेश जी थे।
और श्रीकांत वर्मा उसके तब संपादक थे कृति के। उधर कल्पना में बद्री विशाल जी संचालक संपादक थे, संस्थापक संपादक थे, और उनके साथ एक पूरी टीम थी, रहती थी, सक्रिय टीम, खाली नाम के लिए नहीं। इसमें एक समय आर्येंद्र शर्मा जैसे लोग थे, मुनीन्द्र जी थे, जगदीश मित्तल थे, कला के इतने बड़े पारखी और जानकार, वो कला उसके कला संपादक थे। तो ये संयोग ने हम लोगों के जीवन में बहुत कुछ जोड़ा, क्योंकि फिर ये हुआ कि मैं 23 वर्ष की उम्र में हैदराबाद पहुंचा कल्पना में। अशोक से पत्र व्यवहार वहां से शुरू होता है। उसके पहले में एक दूसरे को जानते हैं, एक दूसरे के बारे में हमारे मित्र लोग भी हमको खबरें देते हैं, ये बताते हैं कि अशोक क्या कर रहे हैं, और मेरे बारे में बताते हैं कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कहाँ हूँ। हम एक दूसरे के बारे में जानते हैं, और इसका एक बड़ा माध्यम बनते हैं अशोक सक्सेरिया। हम लोग दोनों के ही अभिन्न मित्र। तो वो दिल्ली आ चुके थे। फिर दूसरी घटना ये घटती है कि मैं 64 में कल्पना छोड़कर दिल्ली में इतनी गतिविधियां हो रही हैं, उनके मुंह में दिल्ली आ जाता। अशोक से भेंट होने लगती है, वो सेंट स्टीफेंस में थे, फिर वो दयाल सिंह कॉलेज में पढ़ाने लगे। हम दोनों समवयसी हैं, हम मिलते हैं, और मिलने वाली जगहें भी कुछ तय थी, जिनमें से एक जिसकी चर्चा अशोक भी कई बार करते हैं, वो शालीमार नाम का एक रेस्तरां था जो एक डॉक्टर चलाते थे, एक अवकाश प्राप्त डॉक्टर, और जहाँ हम लोगों को कुछ उधार की सुविधा थी, खाना वाना भी मिल जाता, खाना भी वहां मिलता था, हम लोग खाते थे, कभी चाय कॉफी तो पीते ही थे। और वो ऐसी जगह थी जहाँ चित्रकार और लेखक अधिक आते थे। मतलब वहाँ कभी कोई चित्रकार बैठा मिलता था और लेखक कभी तो जाते ही थे। तो एक दुनिया हम लोगों की बनने लगी। और उसमें बनने का एक बड़ा प्रसंग ये हुआ कि मैं राम कुमार जी के स्टूडियो में रहा, कि शुरू में मेरे पास कोई रहने की ऐसी खास जगह नहीं थी। तो राम कुमार जी ने एक दिन प्रस्ताव रखा था, इस बात को कई जगह शेयर कर चुका हूँ, शायद आपके मंच से भी कभी किया हो, किया ही होगा। तो 3 महीने में उनके स्टूडियो में रहा, जब तक मुझे कमरा नहीं मिल गया। अब वहां रहने का अर्थ आप सोचिए, सबसे भेंट होने लगी फिर से। सेन से मेरी भेंट हो चुकी, तैयब मेहता, गाय तोंडे, कृष्ण खन्ना, नसरीन मोहम्मदी, शमशेर जी भी वहां आते थे, स्वामी और अंबादास जी वगैरह से परिचय का वहां हम सब लोगों का कॉफी हाउस में हो गया। तो वो टी हाउस कॉफी हाउस का जमाना था, वो हमारे लिए, हम कुछ मित्रों के लिए वो शालीमार रेस्तरां वाला जमाना था, कृतिमंडल का जमाना था। और हम लोग अ, इस पर आज सोचकर अच्छा लगता है कि वो कितने सुंदर दिन थे, कि शाम को कभी कभी हम लोग, क्योंकि बैठने की जगह हो गई है, और राम कुमार जी को ऐसा नहीं कि नहीं बता रखा था, एक चाबी मेरे पास रहती थी, तो हम शाम को कभी कभी वहां बैठकर बियर वगैरह पीते थे। अशोक सक्सेरिया, महेंद्र भल्ला, अशोक वाजपेयी, प्रबोध का इसे याद नहीं है, शायद रमेश गोस्वामी भी। तो वो कुछ बड़ी सुंदर शामें थी जो हम लोगों ने उस तरह बिताई। फिर एक दूसरे के की जगहों में, जिनमें कमलेश जी प्रमुख थे, कि वो जहां जहां रहे वहां वहां भी हम लोग जाते थे। फिर छोटी मोटी पार्टियां कह लीजिए, बैठकें कह लीजिए, हुआ ही करती थी, कभी श्रीकांत जी के यहाँ के प्रसंग से, कभी कहीं और। तो बहुत मिलना जुलना अशोक से होने लगा। और फिर कई चीजें घटी, जिनमें से जो याद करने लायक है, जिस पर अशोक ने अलग से लिखा भी है, कि जब मुक्ति बोध ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट में लाए गए और वो वहाँ भर्ती थे, तो हम लोग शाम को वहाँ इकट्ठा होते थे। मतलब नेमी जी, उनका पूरा परिवार, अशोक और रश्मि जी, तब तक उन लोगों का विवाह नहीं हुआ था, ये सब लोग वहाँ होते थे। शमशेर जी आते थे, प्रभाकर माचवे आते थे। तो वो रोज उन दिनों मिलने से हम लोग मिलते ही रहते थे। फिर सांस्कृतिक कार्यक्रमों में अशोक के साथ ये जो संबंध चित्रकारों के साथ, रंगकर्मियों के साथ मेरा बनता गया, और हमसे पहले की पीढ़ियों के साथ जिनसे हम दोनों का संबंध संबंध था। मैं तो अज्ञे के साथ ही मैंने एक तरह से जीवन शुरू किया था। दिल्ली आकर विदिनमान निकला, और वहां श्रीकांत जी भी पहुंच चुके थे। बाद में रघुवीर जी आए, जिनके साथ 10 साल फिर वहां
काम किया मैंने, कला का कॉलम लिखता रहा। तो ये कुछ ऐसी 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 जगहें बनी जिनमें में हमें कर दीजिए। हाँ, तुम्हें कर दो। सॉरी, कुछ बीच में व्यवधान पड़ा। तो वो ये दिखाई पड़ा कि हम दोनों की रुचियां या रुझान हैं इस तरफ बहुत ज्यादा। और अशोक का तो बहुत ज्यादा था। मैं कुछ पढ़ना चाहता हूँ आगे बढ़ने से पहले। मैं इसको पढ़कर खुद बहुत चकित हुआ था, क्योंकि अशोक इतना ज्यादा उनको संगीत रंगकर्म से शुरू से प्रेम था, और उसके लिए वो क्या करते थे। और ये तो मुझे भी नहीं मालूम था, जो हबीब साहब के साथ उन्होंने एक प्रसंग लिखा है, ये जो उनकी पुस्तक है, अपने वक्तों के हैं ये लोग। अब आप देखिए, इसको पढ़कर आप जान सकोगे कि वो कितनी गहरी उनमें इस इच्छाएं हैं, थी और हैं, कि सभी कलाओं से हम जुड़े और उनसे हमको कुछ मिलेगा, व्यक्ति के नाते, रचनाकार के नाते। तो अब अशोक जी लिखते हैं इसमें, हबीब साहब से अपनी पहली मुलाकात, ये पूरा लेख ही उन पर है। बड़ी सुंदर किताब है ये। इसमें कुमार गंधर्व पर है, स्वामीनाथन पर है, कारन जी पर है, और कई लेखकों कवियों पर तो है ही। अशोक जी लिख रहे हैं, हबीब तनवीर से मुलाकात पहले हुई और उनका नाटक बाद में देखा। सन 1960-61 की बात, मतलब जब अशोक 20 साल के थे तब की बात है। जब मैं, अब लिख रहे हैं, जब मैं दिल्ली के सेंट स्टीफेंस कॉलेज में छात्र था, एक छोटे शहर सागर से आया था और अपने को कलाओं में सुशिक्षित करने की अदम्य लालसा से भरा। सो जैसे भी हो, संगीत, नृत्य, नाटक, ललित कलाओं आदि की प्रस्तुतियों में अक्सर अनामंत्रित ही पहुंच जाया करता था। सागर में कायदे का नाटक देखने का कोई सुयोग नहीं हुआ था। यो कथाकार विजय चौहान के निर्देशन में एक बार एक छोटे से नाटक में चेखव लिखित कवि कथाकार जितेंद्र कुमार के प्रभावशाली और केंद्रीय अभिनय के साथ मैंने भी एक मूक भूमिका निभाई थी। ये जानकारी पहले मुझे भी नहीं थी कि अशोक जी कुछ ऐसा भी कर चुके हैं। और सागर विश्वविद्यालय के किसी नाट्य दल द्वारा स्वप्न वासव दत्ता की एक प्रस्तुति देखी थी एक सिनेमा घर में, जिसमें हिंदी के दबंग अध्यापक और डॉक्टर राजनाथ पांडे ने भी भूमिका निभाई। लेकिन रंगमंच देखने के ये स्वल्प अनुभव पर्याप्त थे। अभी तनवीर के काम की चर्चा कल्पना और कृति जैसी पत्रिकाओं में पढ़ चुका था। उनसे मिलने की उत्सुकता इसलिए भी थी कि वे भी हमारे घरू प्रदेश के थे। हबीब से पहली मुलाकात हुई जाड़ों में सर शंकर लाल संगीत समारोह के दौरान, जिसमें प्रवेश के लिए मैं बाहर ससंकोच खड़ा था। वे दिखाई दिए अंदर जाते हुए, हाथ में एक चमड़े का बैग लिए। मैं उन तक लपका और वे रुक गए। सौभाग्य से उन्होंने मेरा नाम सुन रखा, क्योंकि वो भी कल्पना में लिखते ही थे अशोक जी। वे उन दिनों अंग्रेजी साप्ताहिक लिंक में संगीत की समीक्षा लिखते थे। मैं उनके साथ अंदर चला गया। उनके पास प्रेस का पास था। उनसे गपशप से पता चला कि उनका शास्त्रीय संगीत का ज्ञान बहुत गहरा नहीं था। मेरा शास्त्रीय संगीत के प्रति उत्साह वैसे ही अज्ञान के कारण थोड़ा आक्रामक सा था। सो हम दोनों की कुछ शामों के लिए एक जोड़ी सी बन गई। उस्ताद अमीर खां, पंडित रविशंकर, उस्ताद अली अकबर खां, उस्ताद विलायत खां, गंगूबाई हंगल, पंडित भीमसेन जोशी आदि को जीवन में पहली बार हबीब के बगल में बैठकर सुनने का सौभाग्य मिला। फिर देखिए आगे की घटना। जिनका संगीत सुनने के लिए अशोक जी हबीब साहब का सहारा लेते हैं कि उनके पास है और वो वहां पहुंच जाए, इन्हीं सारे मूर्धन्यों से अशोक जी का इतना गहरा परिचय हुआ, उनका इतना अंतरंग परिचय हुआ, जिसमें अभी कुमार गंधर्व का नाम तो बाद में आएगा ही। तो ये है हमारे अशोक जी। और देखिए, उस दिन मैंने पोस्ट में लिखा था कि ये कुछ तो एक कलाओं में नहीं, नृत्य, संगीत, ललित कला,
और अब फिल्म, फोटोग्राफी, वास्तुशिल्प, चार्ल्स कोरिया जैसे लोगों से फिर भारत भवन, अब सोचिए जरा। और युवा लोग भी आज भी इन सभी क्षेत्रों का कोई भी प्रयोक्ता, इसका इसके कई प्रमाण स्वयं मुझे मिल चुके हैं। समूचे देश में कोई भी जो इन कलाओं से संबंध रखता है, उसमें कुछ काम काज करता है, उनका प्रेमी है, वो अशोक जी को न जानता हो, ऐसा संभव ही नहीं। अब ये संभव हुआ कैसे? वो इसलिए हुआ है कि उन्होंने कई ऐसे कामकाज किए हैं जिन्होंने बहुतों को जोड़ा है, किसी संस्था से, किसी मंच से। अब देखिए भारत भवन, भारत भवन एक ऐसी जगह बनी, शिव जी के कारण ही उसके परिकल्पक थे, उसमें खैर योगदान तो बहुतों का रहा, और इसको स्वीकार भी करते हैं। तमाम लोग जुड़े, इतने तमाम लोगों के जुड़ने जुड़ने के बिना तो वो संभव ही नहीं था, भारत भवन जैसी बड़ी संस्था, कि जिसमें कौन नहीं जुड़ा। आप किसी का भी नाम लीजिए, किसी का भी नाम लीजिए, वो हुसैन हो, वो रजा हो, वो कुमार गंधर्व हो, भीमसेन जोशी हो, वो तीजन बाई हो, वो अम, विश्व के तमाम कवि हो जो उनके ही बुलावे पर विश्व कविता समारोह में आए थे, वो शंकर चौधरी हो, अंबादास हो, अब मैं कहाँ तक नाम गिना, गुजराम पटेल हो। तो ये संसार बना, फिर नई पीढ़ियां। आज ही मेरे उन्हीं दिनों के युवा मित्र विवेक, हम लोग एक जगह मिले कहीं भोजन पर, तो याद करने लगे कि अरे वो दिन, अभी अशोक जी के जन्मदिन वाले दिन फोन पर ध्रुव शुक्ल से लंबी चर्चा हुई। वो कहने लगे कि अरे हम लोगों को तो बनाया ही भारत भवन ने। और वहां लोग कौन आते थे? अनंत मूर्ति, शंख घोष, मुकुंद लाट, आप नाम लेते चले जाइए। और भारतीय भाषाओं के लोग, सारे बड़े लोग, उनमें कोई ऐसा है ही नहीं, शायद मूर्धन्य कह लीजिए या अपेक्षाकृत युवा कह लीजिए। और हिंदी की दुनिया में भी आप देखिए, रघुवीर सहाय हो, कुंवर नारायण हो, श्रीकांत वर्मा हो, बाद में आगे भी आए ही, शुरू में नहीं आए, शमशेर जी। तो ये जो इतनी लंबी, और सब, और अशोक का देखे तो ये भी सच्चाई है कि इन सबके साथ, क्योंकि उसको उसको देख चुका हूं मैं, सबके साथ बहुत गहरा प्रेम में संबंध। मुक्तिबोध से लिखा ही है उन्होंने, शमशेर जी से बहुत ज्यादा। शमशेर जी के साथ तो अशोक की, उनके साथ ही उनसे मिलने की कई यादें हैं कि हम शमशेर जी को अशोक के साथ मिल रहे हैं, हम हम अकबर पदमसी को मिल रहे हैं। और शुरू में तो मेरे साथ ये भी हुआ था जब भारत भवन बनने लगा था, तो और अभी बाकी लोग होटलों में ठहरते थे, पर मैं, अशोक जी और रश्मि जी का आग्रह होता था कि मैं उनके साथ ठहरूं। वो बड़े सुंदर दिन थे। उदयन तो तब बहुत छोटे थे, स्कूल में पढ़ते थे। तो मैं वहाँ D874 बंगले को कभी भूल नहीं सकता मैं। अभी भी देखिए, कुछ दिनों पहले गया था एक आयोजन में, जब तो रोज सुबह 74 बंगले में ही टहलने चला जाता था, मालवीय नगर के एक होटल में ठहरा था। अभी भी वो वैसा ही शांत सुंदर इलाका है, और D874 बंगले के पास से कुछ देर तक खड़ा रहता हूँ जब भी वहां जाता हूँ, और भोपाल जाने पर अक्सर जाता हूँ। बड़ी शांत सुंदर सड़क भी है, खूब हरियाली है। तो वहाँ के अशोक जी की कई कविताएं जो वहाँ लिखी गई थी, वो कुछ अमरूद का एक पेड़, और उनकी बेटी दूरबा, और कई प्रसंग आते हैं। और वहाँ स्वयं मुझे कई लोगों से मिलने म, के प्रसंग आते हैं। तो अभी देखिए, बाल बाल कीर्ति शायद याद दिला रही, कुछ बिरजू महाराज की, तो अरे किसी का भी आप नाम, नृत्य की दुनिया में तो अभी गया ही नहीं हूँ, रंगमंच के रंगकर्म की दुनिया में, फिल्म की दुनिया में, मतलब मैं अगर उस वही सब याद कर लगूं खाली, कि कब कब हम लोग साथ रहे, किनको मैंने अशोक जी के साथ देखा, या हम भी साथ बैठे, तो कौन नहीं है। अडूर गोपाल कृष्णन के साथ देहरादून में मैं और अशोक जी 4 दिन रहे हैं। उनका एक उनकी फिल्मों का समारोह था, और हम लोग दिल्ली से गए थे, साथ ही गए। और फिर वहां
अशोक जी के साथ ही मैं ठहरा था, बल्कि दो एक बार ऐसे अवसर भी आए, उसकी याद कर लेता हूँ। ऐसे कम आए हैं पर आए हैं, जब हम देश में या विदेश में, मैं और हमने कमरा साझा किया है। एक बार टोक्यो में किया था 2007 में, और देहरादून का जो प्रसंग आपको बता रहा हूँ, और उनके घर में तो रहा ही हूँ। और उनके घर में मतलब देखिए तो, अब ये जो कला विनोद नाम की किताब है, और ये फिर से इसका दूसरा संस्करण मेरे कहने पर ही, कई बार याद दिलाने पर अशोक जी ने कहा कि हाँ, ये किताब तो आनी चाहिए। तो ये संस्करण इसके समाप्त हो गए थे, तो एक दिन मैंने अशोक से कहा, अरे भाई, इसका इसका कुछ करिए, क्योंकि इसमें तो 3 मेरे लंबे इंटरव्यू, स्वामीनाथन, राम कुमार और रजा के साथ किए हुए, और ये पूर्वग्रह में छपे थे। और इन सबके पीछे भी अशोक जी हैं, तो उनका आग्रह रहता था कि एक इंटरव्यू करो। और ये जो रजा वाला इंटरव्यू है, जिसमें रजा ने बाद में स्वयं कहा कि ये उनका सबसे अच्छा इंटरव्यू है, ये शायद 1978 का है, जब वो पहली बार वहां आए थे भोपाल, अशोक जी के ही बुलावे पर। कुमार गंधर्व के साथ इसमें जो इंटरव्यू है, ये देखिए, अब मंगलेश जी है इसमें, रमेश चंद्र शाह है, और अशोक हैं, तो कुछ और लोग भी हैं। ये 4-5 लोगों ने मिलकर जो कुमार जी से बातचीत की है, अद्भुत है ये। फिर आप देखो तो अ, रजा वाला इंटरव्यू में फिर से याद कर लूं तो उनके घर में ही बैठ कर किया, कि हम 4 ही लोग, अशोक थे, रश्मि जी थी, उनकी पत्नी, और मैं और रजा। हमने 5 घंटे बिताए थे, वही भोजन किया, बाद में कॉफी पी गई। तो ये जो अशोक की दुनिया को निकट से देखा, उनके प्रेम को भी निकट से देखा, कि और इसमें बीसियों नहीं, सैकड़ों लोग, सैकड़ों, सच में सैकड़ों। संगीत की दुनिया में उनके साथ कभी कभी रहा हूँ, पर ये तो जानता हूँ, और उन्होंने लिखा भी। किसी का भी आप नाम लीजिए, इसमें युवा लोग भी शामिल हैं, उसमें तबला वादक हैं, उसमें वाद्य यंत्र बजाने वाले दूसरी तरह के लोग हैं, किसी का भी आप। ये कैसे संभव है, कोई चकित हो सकता है। और कुछ लोगों के साथ तो इतने गहरे संबंध, जिन पर उनकी कविताएं। अब देखिए, तो ये जो कला और कविता पुस्तक, मैंने कहा कि अशोक जी के साथ बहुत सारे कामकाज किए हैं। तो जब वो ललित कला के चेयर पर्सन बने, तो ये मुझसे उन्होंने कहा, कुछ कुछ बताओ क्या करना, कुछ तो करना चाहिए हम लोगों को। तो मैंने कहा कि ये मेरे मन में बहुत दिन से है कि हम हिंदी में कला संबंधी कविताओं का एक संकलन में बनाऊं। तो बड़े खुश हुए, बोले हाँ बनाओ। अब इसमें देखिए तो स्वयं अशोक जी की जो कविताएं हैं, वो जगदीश स्वामीनाथन पर है, वो हुसैन पर है, और मल्लिकार्जुन मंसूर और कुमार गंधर्व की कविताएं तो लोगों को पता ही है। वो कई बार स्वयं उन्होंने सुनाई हैं, वो कई जगह छपी हैं, कई तरह से प्रसारित हुई हैं, प्रचारित हुई हैं। तो ये जो, कभी कभी सोचता हूँ कि अशोक में ये चीज कैसे आई होगी, तो यही दिखाई पड़ता है कि दो, असल में अशोक को जितना मैं समझ सका, उनके दो बड़े आकर्षण हैं। एक आकर्षण तो बुद्धि वैभव का है, कि बुद्धि वैभव कहाँ है, और प्रयोगशीलता कहाँ है। प्रयोग, वो कौन से प्रयोगता है जो कुछ नया कर रहे हैं, कुछ नया बरत रहे हैं। अब देखिए, मणिकौल और कुमार शाह, तो किसी क्षेत्र के वेद का आप नाम लीजिए, मणिकौल से उनके संबंध घर ही में तो रहते थे उनके। मणिकौल जब भी भोपाल में रहे, अशोक जी के घर में रहे, और वो कैसे समय निकालते थे सबके लिए, हम सबके लोगों के लिए, कि ये इतनी लंबी शामें हैं, उसमें हम बैठे हैं, बात कर रहे हैं, निर्मल हैं, अनंत मूर्ति हैं, ऐसे कितने प्रसंग हैं। और ये देखिए, अब इसकी भी याद मुझे कभी भूलती नहीं है, और ये भी मैं अपने जीवन में अशोक जी का ही तरह का योगदान मानता हूँ। हालांकि शंकर घोष जी से मेरा परिचय थोड़ा हो चुका था, पर ये जो मेघ जैसा मनुष्य, शंकर घोष जी की कविताओं की जो मेरे अनुवाद की पुस्तक है, तो क्या हुआ था 1983 में, अशोक ने मुझसे कहा कि तुम अगर आओ भोपाल, तो हम बुलाते हैं शंकर घोष को, और उनकी कविताओं का अनुवाद वहीं बैठ कर। मैं थोड़ा चकित हुआ, क्योंकि शंकर घोष जी को मैं तब तक मिला नहीं था, पर उनके बारे में बहुत कुछ सुन चुका था। और स्वयं मैंने उनको एक बार चिट्ठी लिखी थी, शंकर घोष को, कि मैं आपकी कविताओं का अनुवाद करना चाहता हूँ। तो क्योंकि मुझे बहुत अच्छी लगी थी, पढ़ी जब उनकी कविताएं,
जीवनानंद दास और रविन्द्रनाथ से तो मैं बहुत पहले से परिचित था, और बाकी कुछ कवियों से भी। लेकिन शंकु घोष जी मेरे लिए एक नई खोज तरीके थे। जिस दौर में मैंने उनकी कविताएं ढूंढी थी, ये शायद कभी 70 के आस के मध्य की बात होगी, ये 70 के शुरू की। तो उन्होंने कहा, हाँ हाँ, आप तुम जो चाहो करो। अंग्रेजी में उनकी चिट्ठी आई, तो उनकी 2 कविताएं की, वो समकालीन भारतीय साहित्य में छपी। इसकी याद इसलिए कर रहा हूँ कि शंकु घोष को अशोक जी भी बहुत मानते थे, और मैं भी, हम भी, सब सभी मानते थे। पर वही सब तक मानते थे। और देखिए, ये उन्हीं का चमत्कार है। शंकु घोष जी जल्दी से निकलते नहीं, बाहर नहीं निकलते थे। शिमला में बाद में गए वो, वहाँ शिमला इंस्टीट्यूट में एक फेलोशिप में, और दिल्ली भी रहे थे। पर वैसे नहीं निकलते थे। किसी ने बुलाया कि अच्छा आप जयपुर आ जाइए, आप भोपाल आ जाइए, तो वो चल पड़े। तो मैंने मन में सोचा कि वो तो शायद आएंगे नहीं। पर बहरहाल वो आए, 10-12 दिन रहे। और उन 10-12 दिनों में मैं इसलिए भी इसकी याद कर रहा हूँ कि स्वयं शंकु घोष से मिलने को मैं अपने जीवन का, जिसको कहते हैं, टर्निंग पॉइंट मान। हियर इज ए पोएट जिसके, जो इतना गहरा है, अपनी आवाज की गहराई में, अपनी लेखन में, अपने पठन पाठन में, और जो इतना सुसंस्कृत, विनम्र, और क्या कहें, ऐसा व्यक्ति है। और सबको सुलभ भी है, और कम बोलता है, और सबकी सुनता है। और जिसका कामकाज इतना विपुल है गद्य पद्य में, जो रविन्द्रनाथ का इतना बड़ा वि- पारखी, विशेषज्ञ, एक्सपर्ट माना जाता है। इसने रविंद्र साहित्य को पूरा पढ़ रखा है। इस हद तक पढ़ रखा है कि आप बता दो कि ये इस नाटक का संवाद किस नाटक से है रविन्द्रनाथ के, तो शायद वो बता देते थे कि अमुक नाटक से है ये संवाद, या अमुक कविता पंक्ति अमुक कविता से है। तो बहरहाल उनसे परिचय हुआ रहा। मैं और हम लोगों की रोज शाम को, अशोक की और मेरी, जितने दिन शंकु घुस रहे, कभी ऐसा हुआ ही नहीं कि हम शाम को हमने साथ भोजन न किया हो, साथ बैठे न हो। सौमित्र मोहन भी उन दिनों आए थे, एक दूसरे प्रसंग थे वहां भारत भवन में, वो भी होते थे। और पंजाबी के एक कवि, मीशा शायद। तो ये, अब इतना बड़ा संसार, इसमें क्या याद करूं, क्या भूलूं वाला मामला है। नृत्य की दुनिया में आप देखिए, वो बिरजू महाराज हो, किसी का भी आप नाम लो, लीला सैमसन वो। और ये बात जो अशोक जी ने ही कहनी शुरू की, मतलब कितनी कितनी तरह से उन्होंने कलाओं को देखा, परखा, और बताया है बाकी लोगों को भी। ये कम से कम आपको पता भी है तो उसके महत्व को बताया, या उसके बारे में कोई ऐसी बात बताई है कि आप चकित होकर के देखने सोचने लगे। जैसे मैं एक दिन सचमुच चकित हो गया, उसके पहले ऐसा सोचा ही नहीं था। तो अशोक जी ने किसी मंच से कहा कि जो सारी शास्त्रीय कलाएं हैं, ये तो हमारे समय बनी, तो 70-80 वर्ष पहले की है। और सच्चाई है। रुक्मणी देवी अरुणडेल, बिरजू महाराज या उनका परिवार, या कि गुरकेलुचरण महापात्र ओडिसी के लिए, तो ये आप एक एक करके याद करते चले जाइए। ये सब हमारे समय में बनी हुई कलाएं, शास्त्रीय कलाएं। और फिर उनका लोक और शास्त्रीय उससे रिश्ता, बड़ा सुंदर इंटरव्यू है कुमार जी का। उसमें एक जगह ये लोग पूछते हैं, कुछ लोग संगीत और शास्त्रीय संगीत के संबंध आदि के बारे में, तो कुमार जी बड़े सुंदर उत्तर देते हैं उसमें। तो इतनी, इतना बड़ा जो एक फलक कह लीजिए, एक विधान कह लीजिए, एक परिसर कह लीजिए, उनका प्रिय शब्द है अशोक जी कि कलाओं के हर परिसर। और भारतीय भाषा का कोई लेखक कभी मुझे ऐसा नहीं मिला जो अशोक जी को न जानता हो। और ये भी एक देखिए कि इन भाषाओं में, ज्यादातर भाषाओं में, शायद सभी में, उनकी कविताओं के अनुवाद में भी हो, और वो व्यक्तिगत रूप से उनको न जानते रहे। अब मलयालम में चलें तो मतलब किसी का भी आप नाम ले लीजिए, के सच्चिदानंदन तो थे ही, तमाम कवि। मराठी में भी यही हाल। तो ये चकित तो करते ही बात। और वो साधारण परिचय नहीं, वो ऐसा भी परिचय नहीं कि हम कभी मिले और फिर बिछुड़ गए और फिर 10 साल बाद मिले। सबके कामकाज पर लिखा है, या कम से कम बोला है, जब कोई प्रसंग आया है तो देखा है। अब देखिए ना, ये तो हमने अडूर गोपाल कृष्णन की फिल्मों पर तो मैं पहले भी लिखता रहा हूँ, लिखी है मैंने चीजें। उनकी फिल्में मुझे आकर्षित करती थी।
पर लिखा है, शुरू में लिखा है, लेकिन हम लोगों ने साथ बैठकर देखी है, उनसे बातें की। फिर श्याम बेनेगल को ले लीजिए, किसी को भी ले लीजिए आप, कोई भी आप नाम, और आप पाओगे कि अशोक जी से कोई ना कोई संबंध कहीं न कहीं से जुड़ता है, मित्रता का भी है। यही हाल अभिनेत्रियों का है और कई पीढ़ियों का है। और फिर कई तरह से कई चीजें करने का। देखिए, एक जमाने में अशोक जी ने धर्मयुग में, उसमें इतना लोकप्रिय पत्र था वो, और उसमें गंभीरता पूर्वक उन्होंने ऐसी चीजें लिखी। फिलहाल तो धर्मयुग में छपी हुई समीक्षाओं का ही संकलन है। इसमें मुझे खुशी, मतलब ये सोचकर अच्छा लगता है कि उसने मेरे मेरी तस्वीर के साथ मेरी, जो मेरी पुस्तक थी, पहली पुस्तक कविता संभव, उसकी रिव्यू उन्होंने की, जो फिलहाल में संकलित। तो सबको अपनी अपनी चीजें याद आएंगी, जैसे मुझे याद आती आ रही क्या, और मुझे अभी तो थोड़ी सी याद आई है। जब याद करने चलोगे तो अनंत है। स्वामी के साथ हम लोगों का संबंध, हम लोग, मैं और अशोक जी, हम स्वामी को मनाने गए थे कड़ी। उन्होंने, अशोक ने कहा एक दिन कि चलो चलते हैं, स्वामी से फिर से आग्रह करते हैं कि वो भारत भवन आए। हम लोग गए और स्वामी फिर घर तैयार भी हुए। तो ये जो बुद्धि वैभव के प्रति अशोक का आकर्षण है, प्रयोगशीलता के प्रति आकर्षण, आप देखो वो उन सभी लोगों की ओर गए। विनोद कुमार शुक्ल को ले लीजिए, मणिकौल का मैंने अभी नाम दिया ही, कि जिनको उस समय भले उस तरह देखा जा रहा, पर अशोक ने देखा है, माना है, उनको पूरा सम्मान दिया है, हैं? सभी लोगों को। वैसे भी हुई हैं, झगड़े भी हुए हैं, मेरे भी हुए हैं कई बार, अच्छे अर्थों में हुए हैं। हमने अपनी अपनी बातें कही हैं, कभी कभी थोड़ा उत्तेजना में भी कही हैं, पर उस सबका लाभ हम सबको हुआ है। और अशोक भी देखे तो, जब तक वो भारत भवन में रहे, या उससे पहले सीधी में, जहाँ मैं नहीं जा पाया था, और कई तरह के आयोजन वो करते ही रहे। तो एक तो वो आयोजन करता। अब देखिए, ये भी एक चीज मैं देख अशोक के साथ मानता रहा हूँ, और तो मानता हूँ कि ये आयोजन वो एक कलाओं के प्रति अपने अनुराग के लिए तो करते ही थे, पर ये तो दिखाई पड़ता है कि कोई व्यक्ति जब ऐसे काम करता है, तो सबसे पहले तो वो अपने आनंद के लिए करता है, उसमें कोई बुराई नहीं। और अगर वो आनंद के लिए नहीं करते, अपने आनंद के लिए, तो इतनी अच्छी तरह वो सारे काम कर भी नहीं सकते, कि उसमें उनको आनंद आ रहा, कि अरे ये काम संभव हो पा रहा है, मैं ऐसा कर सका हूं, मैं ऐसा ऐसा ऐसे लोगों को जुटा सका, उन पर ऐसे आयोजन कर चुका हूं। भारत भवन के, अशोक जी के कार्यकाल के कोई आयोजनों पर ही नजर डाले, इस पर एकाग्र, उस पर एकाग्र, जैनेन्द्र कुमार पर, अज्ञे पर, मतलब आप नाम लेते चले जाओ, फिर संगीतकारों पर, सारंगी पर। अब देखिए, सारंगी जैसे वाद्य पर पंडित राम नारायण की वो कुछ, कभी अशोक जी ने शायद चिट्ठियां भी कुछ शेयर की थी हम लोगों से, या कहीं किसी और मंच से। तो कितनी बातें मुझे याद आती, तो सहज ही याद आती जा रही जब मैं बोल रहा हूँ। अभी पता नहीं कितना है, और कितनी जगह, कितनी बार मैं उनके साथ ऐसी जगहों में गया हूँ। इस संगीत के बारे में मानता हूँ कि अपने लिए, कि मुझे संगीत से प्रेम है, सुनने का, लेकिन संगीत के बारे में, उसकी बारीकियों के बारे में मैं नहीं जानता। पर मेरा भी देखिए, तो हम लोग भी ये जो काम काज कर सके, कि मैंने रंग प्रसंग का संपादन किया, मैं संगना में गया, संगीत नाटक अकादमी की पत्रिका निकाली, दलित कला की पत्रिका भी निकाली, 3 पत्रिकाएं निकाली। तो ये सब कहीं न कहीं मैं पाता हूँ कि हमारे इन मित्रों का, और हमारे जिन लोगों के साथ हम लोग रहे, अ, उनके साथ काम करने के कारण, जैसा गे का भी देखें तो कलाओं के प्रति उनका जो रुझान था, और जो दिलमानी था, कि जिसमें संगीत पर भी है, नृत्य पर भी है, कॉलम है, रंगकर्म पर है, कला पर है, और बाकी वो तो पत्रिका ही एक न्यूज वीकली है, जिसमें दुनिया भर की चीजें रहती, और पूर्ण ग्रह। तो मैं, जब से मैंने कहा ही था, मेरी इच्छा भी यही थी कि मैं आज अशोक जी के इस पक्ष पर ज्यादा, ये जितना मैं जानता हूँ बोलूं, और उसको शेयर करूं आपसे।
और उसको शेयर करने में बहुत आनंद आ रहा है। अभी अशोक जी की इस किताब में जो मैंने मंगाई, मैंने ये किताब अमेजोन से मंगाई, तो अगले वक्तों के हैं ये लोग। तो उसमें पढ़ने, अच्छा फिर उनके साथ, अब कितनी बार ऐसा हुआ है कि मल्लिकार्जुन मंसूर का गायन है और मैं भी अशोक जी के साथ उनसे मिलने चला गया हूँ, या किसी ऐसे तमाम प्रसंग हैं नए पुराने लोगों के साथ नाटक देखने के। और अब कब देखिए हमारे कौलम नारायण पनिक्कर, रतन थी, हम किसी का भी आज रतन जी का जन्मदिन है। रतन जी, आपको ये बधाई दे चुका हूँ फेसबुक वॉल पर भी, और आपको भी व्हाट्सएप पर फिर से देता हूँ। कितने कितना अच्छा लग रहा है सोच करके कि हम आज मैं अशोक जी पर बोल रहा हूँ और आप सहेज जी याद आ गए हो, क्योंकि अशोक जी से भी तो आपका कितना गहरा संबंध रहा है और है। तो ये लगभग छोटा मोटा चमत्कार ही मानता हूँ मैं अपने समय का। और कमलेश जी ने, हमारे मित्र कमलेश जी ने, कवि कमलेश, एक बार ये बात बहुत सही शायद कही थी, हालांकि थोड़ी अतिरंजित लोगों को लग सकती है, कि हम अशोक युग में रह रहे हैं। अच्छा, अब अशोक युग का कहने का उनका तात्पर्य यही था कि अशोक जी जो सब करते रहते हैं, जो सब उन्होंने किया है कलाओं की दुनिया में, तो वो एक तरह का युग ही तो है। क्योंकि तो सच्चाई है कि ऐसा नहीं है कि मान लीजिए सब कुछ एक ही व्यक्ति पर निर्भर होता है, तो अशोक जी भी नहीं मानेंगे, क्योंकि खुद उन्होंने बहुत सारी चीजें उस जमाने में देखी हैं जब वो केंद्र में नहीं। तो चीजें तो होती रहे, पर एक व्यक्ति की उसमें इतनी सक्रिय भूमिका हो जाए, ये इससे पहले नहीं दिखाई पड़ा। अशोक जी के पहले नहीं दिखाई पड़ता। पूरे समूचे आप कह सकते हैं कलाओं के भारतीय संसार में नहीं दिखाई पड़ता। तो कितने युवा लोगों को जोड़ना, और फिर ये जो बात उन्होंने साहित्य की दुनिया में बैठाई, इसको मैं बड़ी चीज मानता हूँ। क्योंकि बाकी तो देखिए अपनी अपनी दुनिया में कलाओं का परिसर है, वहां तो उनको मान सम्मान मिल ही रहा है। उसमें हमारे अम, जुड़ने न जुड़ने से कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ने वाला, कि आप श्रोता के रूप में जाओ या आप दर्शक के रूप में जाओ। पर साहित्य की दुनिया में अशोक जी के काम काज के कारण जो कलाओं के प्रति रुझान, उनके कारण नहीं हुआ, खाली उन्हीं के कारण नहीं, पर उनके कारण भी वही बड़ी चीज है। और आज मैं क्या देखता हूँ कि अब वो सहेज ही हो गया। ये जो नई पीढ़ी आई है, जिसको मैं खुद बहुत मानता हूँ, अब देखिए, वो पूनम अरोड़ा हो, वो बाबूशाह कोहली, वो ज्योत्सना बनर्जी हो, वो हमारी बाल कीर्ति हो, बिल्कुल युवा, इन सब लोगों की तुलना अपेक्षा ऋषि भारद्वाज हो, आप कई नाम ले सकते हो, वो लवली गोस्वामी हो, कि ये कैसे हुआ है कि इन लोगों का, सबका कलाओं के प्रति बड़ा। और ये अभी भी देखिए, इनमें से अभी हाल में ही रजा फाउंडेशन के कार्यक्रम में जब ये सब मंडला गए, तो इतने लोगों ने पोस्ट भी लिखी कि या अशोक जी ने जो युवा अ, समारोह शुरू किया, जिसमें ये था कि हम लोग उसमें श्रोता होंगे, तो एक बार बल्कि अशोक जी ने मुझे टोक दिया। मैं कुछ, मुझे उतना भाव से भरा हुआ, मैं कुछ बोलने लगा, तो अशोक जी का नहीं, अभी नहीं, अभी हम सब सुन रहे हैं। और वो तो बड़ा अच्छा लगता था कि हाँ, ये सब युवा लोग पढ़ रहे हैं, और मेरा भी देखिए इन तमाम युवा लोगों से परिचय साहित्य की दुनिया में, कलाओं की दुनिया में। तो ये युवा समारोह के प्रसंग से हुआ, बहुतों से, सबको मैं नहीं जानता, ये सबसे मैं नहीं मिला। तो असंख्य हैं यादें, असंख्य हैं बातें, असंख्य हैं अशोक जी के कामकाज और ये पक्ष। लेकिन अ, इसलिए फिर से दोहरा दूं कि याद करता हूँ कि साहित्य की दुनिया बस से बहुत कुछ होता है। ये जो, क्योंकि ये तो देखिए, हम लोग मेरे मन में तो बहुत गहरे बात बैठी रही कि कोई भी भाषा केवल साहित्य की दुनिया की भाषा से समृद्ध नहीं हो सकती, उसमें दूसरी कलाओं में जो भाषा बरती जाती, जो उसमें जिन शब्दों का इस्तेमाल होता है,
और जो साहित्य की दुनिया के उस तरह से नहीं है, उनका आना कितना जरूरी, क्योंकि उनके आने से फिर आप वो तमाम अपनी भाषा में वो बातें कह पाते हो, कभी तुलना करके, कभी उपमा में को ला करके, जो अन्यथा आप नहीं कर सकते। तो बहुत सारे जो शब्द हैं संगीत की दुनिया में प्रयुक्त होने वाले, नृत्य की दुनिया में, वो धीरे धीरे, ये आप याद करिए तो ये जो पिछले कई दशकों में ये जो आवाज आई शुरू, एक बड़े पैमाने पर जिसका एक अंग मैं भी रहा हूँ, और इस कारण भी कह सकता हूँ कि मैं अशोक जी के उस कामकाज को ज्यादा अच्छी तरह जानता हूँ। क्योंकि अब देखिए, मैं राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में रहा 12 साल, मैं 6 साल संगीत नाटक अकादमी में रहा, ललित कला अकादमी में तो आना जाना उनके लिए काम करना रहा ही शुरू दिन से। ललित कला में भी देखिए तो पहली किताब ही मैंने स्वामी जी के कहने पर संपादित की, हिंदी की पहली किताब ललित कला की, कला समय समाज, फिर पत्रिका संपादित। तो इसमें कहीं ना कहीं मैं अपने मित्र अशोक वाजपेयी का भी एक योगदान मानता हूँ अपने जीवन में, कि ये तो कुछ लोग चाहिए होते हैं ना, जिनके साथ वो चीजें आप साझा कर सको। आप बात करो तो लगे कि हाँ, जिस व्यक्ति से आप बात कर रहे हो वो भी उन उसमें उसकी उतनी दिलचस्पी है। जैसे हम लोग जब अशोक से मेरी जो बातें बहुत सारी हुई, और सच्चाई तो ये है कि साहित्य की दुनिया को लेकर शायद अशोक से मेरी कम बातें हुई हैं, पर इन चीजों को लेकर ज्यादा हुई हैं, कि अ, काम काज को लेकर इन लोगों के, या इनके किसी प्रसंग में, यहाँ तक कि संस्मरण और चुटकुले तक कि और या कई तरह के संस्मरण जो हम उनसे सुनने को मिलते थे और फिर अच्छा लगता था। जैसे एक संस्मरण वही है जो अशोक जी का, जो एक कहीं से एक राशि मिलती है एक गायन के बाद, हमारे इनको मल्लिकार्जुन मंसूर को, और वो बुलाते हैं अशोक जी को, भाई इसको गिनो, ये नोट, ये जो चिल्लर है ये मैं नहीं गिन पा रहा। तो ऐसे तमाम उनके प्रसंग है, और वो जो सुनाते हैं तो अच्छा लगता है। संस्मरण, संस्मरण भी बहुत कुछ कहते हैं। उनको ये कोई, मैं तो बराबर से मानता हूँ कि वो कोई ऐसी बातें नहीं है कि उसको आप हल्के से लो, उसमें कोई ना कोई एक ऐसी चीज छिपी होती है, जीवन में कोई ऐसा मर्म छिपा होता है जो काफी बड़ा होता है, काफी गहरा भी होता है। तो अब ये मैं पाता हूँ कि हमारे अशोक जी हों, कुंवर नारायण जी हों, गेर हैं, ये कुछ नाम ऐसे हिंदी की दुनिया को मिले। अ, चलो, रघुवीर जी भी निर्माण के संपादन काल में, अब देखिए ना, एक चीज ये याद आ गई, हम लोग तब ये सब भी करते थे, मोबाइल नहीं था, तो अशोक जी का तार मुझे मिलता कि अरे बेंद्रे आए हुए हैं यहाँ, क्या तुम आ सकते हो 3-4 दिन के लिए उनसे एक इंटरव्यू करो। मैं रघुवीर जी से कहता हूँ, रघुवीर जी कहते हैं हाँ जाइए। मैं भोपाल पहुंचता हूँ, बेंद्रे साहब के साथ मैं 4 दिन गुजारता हूँ, जो मैं सोच कर नहीं गया, क्योंकि उनको भी अच्छा लगने लगा कि कोई ये आ गया जिसकी दिलचस्पी है। वो वहाँ, तब तो भारत भवन ही नहीं बना था, मध्य प्रदेश कला परिषद की गैलरी में बेंद्रे साहब की प्रदर्शनी की, वही प्रदर्शनी मैंने, अब ये देखिए, बहुत पहले अशोक जी के कहने पर या हम सबके आग्रह पर जो स्वामी भारत भवन जाते हैं, उसके बहुत पहले 70 के दशक के मध्य में अशोक एक दिन मुझसे कहते हैं कि क्या तुम ये कर सकते हो कि स्वामी को भोपाल ले आओ और कोई उनकी एक प्रदर्शनी लगे यहाँ। तो मैं स्वामी से कहता हूँ, स्वामी के पास उन दिनों कुछ ड्राइंग्स इकट्ठा हो गई जो उन्होंने की थी, और उसका एक शो शायद धूमल गैलरी में हो चुका था। तो अशोक ने कहा कि अरे, मैंने कहा कि हाँ, वो कह रहे हैं कि हाँ ऐसा संभव है, मेरे पास इस समय काम है, और मैंने भी उनको बहुत मनाया है, और तुमको तो जानते ही हैं। तो वो कह रहे हैं हाँ मैं चलूंगा। तो एक ट्रेन के सामान्य से डिब्बे में, तब तक हवाई यात्रा वगैरह नहीं शुरू हुई, स्वामी, भवानी जी, हिम्मत शाह और मैं भोपाल पहुंचते हैं। और अशोक ने कहा कि कुछ उन्होंने मुझे अग्रिम राशि भेजी कि भाई अभी तो यहाँ इतना प्रकाशन वगैरह का भी वैसा नहीं है, कटला वगैरह कोई बड़ा छपा सके, उतने साधन भी शायद नहीं है, ऐसा कुछ कहा उन्होंने। तो वहां तुम एक छोटा सा एक फोल्डर जैसा कुछ बना लो, और
तो मैंने एक सुंदर सा ही अभी भी एक दिन देख रहा था तो अच्छा ही लग रहा था कि एक फोल्डर जैसा बनाया, बना हुआ एक कैटलॉग भी उसको आप कह लीजिए। उसमें मैंने स्वामी की रेखांकनों पर लिखा और वो प्रदर्शनी और कैटलॉग लेकर कैटलॉग सहित वहां पे पहुंचा। स्वामी की प्रदर्शनी हुई। तो ये कितनी चीजें याद, इतनी बातें, और जो हमने बैठ करके एक दोपहर मुझे नहीं भूली। अशोक के यहाँ TR 74 बंगले में, अशोक तो उन दिनों जाहिर है कि आई, अब वो प्रशासनिक अधिकारी IAS, तो काम तो उनको 10-20 रहते ही थे, बड़े अर्जेंट भी रहते थे, पर वो घूम फिर करके शामिल हो जाते, कहीं से भी जरा सा भी समय निकाल कर। तो मैंने और अशोक ने अकबर बदमसी के साथ वो जो दोपहर बिताई, और ऐसी बहुत सारी चीजें मैं याद करता जा सकता हूँ। फिर जब वो भारत भवन बनना शुरू होता है, या बनने बनना शुरू हो जाता है उसका, और हम लोग स्वामी, मैं, बस्तर जाते हैं। स्वामी क्या कहते हैं कि तुम बस्तर चलो और मेरे साथ, और तमाम ये जो आदिवासी इलाके हैं वहां मैं तैयार हो जाता हूँ। तो हम 15 दिन में स्वामी के साथ रहता हूँ। जीप, उनका ड्राइवर राम प्रकाश, मैं, और एक सप्ताह के लिए अकबर हमसे जुड़ते हैं। अकबर भी रहे हमारे साथ, जाते हैं, बस्तर जाते हैं। तो ये सब कामकाज हो सके एक बड़ी दुनिया को, जिसमें देखिए जनगढ़ है, पूरी बाई है, और स्वामी का ये सपना पूरा हुआ, क्योंकि कि वो लोक आदिवासी कलाएं एक उसी परिसर में हो जहाँ आधुनिक समकालीन कलाएं होती हैं। फिर उसके नतीजे आप देखिए, भारतीय कला का चरित्र ही बदल गया। सबकी नजरें उधर चली गई, अरे कि ये तो देखने लायक चीज़। और आज आप देखो तो वो गोंड परिवार पूरे देश में वो एक बड़ा परिवार बन चुका है जनगढ़ के बाद से। और उनकी प्रदर्शनियां होती हैं, उनके काम बिकते हैं। मैंने भी एक काम अभी खरीदा कुछ दिनों पहले, रजा फाउंडेशन के एक शो से, राकेश, नहीं, राम कुमार काम। तो क्या बताऊं, मतलब मन एकदम आनंद से भर जाता। ये समय हमने साथ बिताया, ये सब देखा, ये सब किया। और अशोक का गद्य भी देखिए तो आप वो जगह जगह जिस तरह से वो अपनी बातों को रखते हैं, संस्मरण और विचार की चीजें, और फिर उनका लिखा हुआ, और वो हर चीज की जो तैयारी करते। मैं एक बार और चकित हुआ, और बिल्कुल संयोग था कि मैं एक दूसरे प्रसंग से गुवाहाटी में था, और अशोक वहां एक व्याख्यान के लिए आए थे, रश्मि जी भी थी। तो अशोक ने, विषय में भूल गया हूं, पर एक लंबा पर्चा अंग्रेजी में, क्योंकि वहाँ हिंदी शायद ये मान करके कि असम असम में यहाँ शायद सब लोग न समझें ये जो भी, और बहुत बड़ा एक आयोजन। मैं तो उस आयोजन में बिल्कुल संयोग से पहुंचा था और पूरा समय रहा था। तो एक बहुत सुचिंतित पर्चा अशोक ने, शायद कविता पर ही था, लिखा था। और असम के कवियों को देखिए, वो भी जानता हूँ कि वो नीलमणि फूकन जो भी नहीं रहे, और नीलिम कुमार तक या उसके बाद तक किसी भी भाषा के कवियों लिख, वो कुछ भारत भवन के कारण भी संभव हुआ, उर्ग्रह के कारण संभव हुआ, खुद अशोक की अपनी इच्छाओं के कारण। कभी कभी कभार नाम का उनका स्तंभ देखिए, वो कितना बहुत लोगों को बहुत प्रिय था। कितने लोगों ने उससे किताबें, किताबों के बारे में जाना, चीजों के बारे में जाना, और वो कितने प्रेम से सब पर लिखते थे। अब ये देखिए, ये अशोक इसमें भी मेरे साथ जुड़े थे, जिसको मैं कम से कम, मैं अपने जीवन का सबसे अच्छा काम अपना यही मानता हूँ, कल्पना काशी अंक। जब बद्री विशाल जी की इच्छा थी कि कल्पना काशी अंक न निकले, और उनके न रहने के बाद उनके पुत्र ने उससे आग्रह किया कि वो ऐसा कुछ चाहते थे, आप ये काम करो। तो फिर इसमें अशोक जी का भी सहयोग था, और इसमें बाकायदे नाम है, इसमें जो संपादक मंडल में नाम है, ये कल्पना कल्पना तो बंद हो चुकी थी, पर इस संघ के लिए जो नाम चुने गए उसमें
मुनीन्द्र जी, कृष्णनाथ जी, अशोक वाजपेयी, प्रयाग शुक्ल, क्योंकि तब इतने लोग कल्पना से जुड़े हुए लोग तो मुनीन्द्र जी और कृष्णनाथ जी और मैं और अशोक। तो जाहिर है कि इसके लिए बहुत सारा काम काज तो जो खुद अशोक मानते थे उन्होंने लिखा भी। इस कभी कभार में इस पर अशोक ने बहुत सुंदर छोटी सी टिप्पणी लिखी, और उसमें मुझे याद है अमृत राय के हवाले से उन्होंने ये भी कहा था कि जिसका एक आशय था, वो शब्द मैं भूल गया हूँ, जो अमृत राय जी का शब्द था कि ये बड़ा सुंदर शब्द था, बहरहाल अभी तो वही भूल गया हूँ। तो उसमें लिखा उन्होंने कि प्रयाग ने इतनी हाड़ तोड़ मेहनत की ये अंक निकालने में, फिर वो इतने आयोजन, और अभी तक देखिए होते ही रहे। वो ललित कला में रहे तब, वो वर्धा में थे तब, उनके लिए कविता नदी नाम का संकलन तैयार किया, और स्वयं उनकी कविताएं आप देखिए तो हमारे तमाम स्मारकों पर, वो खजुराहो पर और अन्य अन्य स्मारकों पर, कलाकारों पर, संगीतकारों पर, नृत्यकारों पर की अ, कविताएं हैं। और उसकी सबसे अच्छी बात यह है कि जो मैं भी मानता हूँ कि कलाओं के बारे में, और इसलिए मैं कभी कभी सोचता हूँ कि मैं भी इतना क्यों कलाओं की तरफ मेरा रुझान हुआ, रहा और है। तो दो चीजें दिखाई पड़ती हैं कि कलाएं एक तो उत्सव की चीजें हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। बिना उत्सव के आप कलाओं का आनंद नहीं ले सकते, जिसकी समझ भी अशोक जी को बहुत अच्छी थी। अब देखिए, जब उन्होंने उत्सव शुरू तो नाम ही रखा था उत्सव, तो मध्य प्रदेश के अलग अलग शहरों में और हम लोग जाते थे, और उसकी भी कितनी सुंदर यादें। एक बार शायद सागर या कहाँ से हम लौट रहे थे, संयुक्ता पाणिग्राही जी, हम लोग अभी देखे इस प्रसंग से कितने लोगों से मिलना, वो रात मुझे नहीं भूलती कि इतनी बड़ी नृत्यांगना, और हम गाड़ी बदलने के लिए, उन दिनों हवाई यात्राओं का तो ऐसा कोई था नहीं, कई शहर भी ऐसे नहीं थे, और आज भी है जहाँ आप हवाई जहाज से तो जाते नहीं। तो वो शायद जाड़े के ही दिन थे, और संयुक्ता जी, मैं और सर्वेश्वर जी भी थी इसकी याद। तो 3-4 घंटे बिताए। अच्छा, एक एक दूसरे को न जानने के बावजूद ये जो साथ रहना, ये जो लिख, इस पर अभी मैंने एक कोर्स में लिखा था कि बिरादरी का होना, उसका सदस्य होना, वो कितनी सुंदर बात। मैं अपने जीवन को भी देखता हूँ तो पाता हूँ कितनी चीजों से पार करा है, हर तरह की स्थिति परिस्थिति से। वो सिर्फ इस आधार पर कि मैं कलाओं की बिरादरी का एक सदस्य, और उस बिरादरी के तमाम सदस्य मुझे किसी न किसी मोड़ पर मिलते हैं, उनका सहयोग मिलता है, उनके साथ रहता हूँ, आनंद आता है, और हर तरह का सहयोग, रहने का, खाने पीने का, उठने बैठने का, यात्राएं करने का, तो बहुत बड़ा है। तो वो पत्रकार हो, अच्छा देखिए भी, देखिए ये खाली कलाएं नहीं, अब अशोक जी का जो हमारे समय के दार्शनिक हैं, विचारक हैं, उन सबके साथ भी उनका संबंध। मुकुंद लाट को देखिए तो अकेले मुकुंद लाट की याद करूं तो जब मेरे रहते हुए संगीत नाटक अकादमी से मुकुंद जी की किताब आई, और वो संगीत पर कि उसका ब्लर भी मैंने लिखा था, हालांकि नाम नहीं दिया था, मुकुंद जी का भी आग्रह था। उस किताब के आने पर संगीत नाटक अकादमी ने कुछ नहीं हुआ था, ये मान लिया गया था कि बहुत अच्छी एक किताब आ गई, बस इतना ही। अशोक जी ने पूरा एक आयोजन किया, मुकुंद जी को बुलाया, तो किताबों को सेलिब्रेट करना, कलाओं को कई तरह से सेलिब्रेट करना, उसका उत्सव मनाना, लेकिन विचार के साथ। ये काम अशोक जी ने ही किया कि उत्सव तो हम मनाएंगे, और मैं भी मानता हूँ मनाना चाहिए ये, और उसकी बड़ी सुंदर परंपरा है। मुझे भी बहुत अच्छा लगता है कि कोई स्पेशली, मतलब जिस दुनिया में मैं ज्यादा रहा हूँ या रहता हूँ, कला की दुनिया में आप देखिए तो कोई प्रदर्शनी ऐसी नहीं होती जिसमें शाम को एक पार्टी ना हो, जिसको ओपनिंग रिसेप्शन कहते हैं। तो उत्सव है वो, और उत्सव के साथ वो विचार भी है, या उसको होना चाहिए कि एक अच्छा कैटलॉग हो। और हम लोग जैसे स्वामीनाथन, स्वामी
जिनकी फिर वो भी अशोक जी के प्रसंग से ही वो काम हुआ कि उनकी ओर से प्रस्ताव आया कि मैं स्वामी की जीवनी लिखूं, और प्रजा फाउंडेशन के लिए मैंने लिखी, राजकमल ने प्रकाशित की। स्वामी के प्रसंग से ये भी याद करता हूँ कि अशोक जी का और मेरा संबंध विद स्वामी के प्रसंग से और गाढ़ा होता गया बाद में भारत भवन के दिनों में, क्योंकि हम दोनों ही उनके बहुत गहरे और अच्छे सहयोगियों और मित्रों में थे। अनुज जैसे थे पर मित्र भी थे। और स्वामी के बारे में तो मैं मानता हूँ कि अ, जो भी जैसा भी बहुत बार मैं कुछ याद भी देख सोच पाता हूँ, उसमें उनका बहुत बड़ा योगदान, यही कह सकता हूँ, योगदान उनका कभी भूलता नहीं कि। और उनके साथ भी यही पाया कि उत्सव तो वही मनाते थे, कोई भी प्रदर्शनी ऐसी नहीं स्वामी की। और फिर वो एक परंपरा सी बनी, मैंने भी उस परंपरा को जारी रखा कि अगर मैं कोई प्रदर्शनी क्यूरेट कर रहा हूँ तो वहाँ एक कविता पाठ जरूर हो। तो इस तरह की बहुत सी चीजें हिंदी की दुनिया में जो नहीं थी, और अभी भी मैं कह सकता हूँ बाकी भारतीय भाषाओं की नहीं है, ये हिंदी के लिए कुछ गर्व कर सकने की बात। और उसके एक बड़े प्रेरक कह लीजिए, इसको संभालने वाले कह लीजिए, वो अशोक जी, इसको मानना चाहिए। तो क्योंकि उन्होंने, और मैं तो यहाँ तक कह सकता हूँ इस मोड़ पर आकर के, इस इस जगह तक पहुंच कर जितनी बातें मैंने की, कि हिंदी की दुनिया के लिए, हिंदी साहित्य के लिए भी जो एक आकर्षण बढ़ा दूसरी भाषाओं, उसमें वो एक कारण ये भी बना कि इतने सारे आयोजन, इतने सुंदर आयोजन दिल्ली में हिंदी प्रदेशों में हो रहे हैं, जिसमें भोपाल तो एक समय केंद्र ही रहा। दिल्ली को भी केंद्र अभी तक कई मामलों में अशोक जी बनाए ही कि। और वो अभी देखिए उनके जन्मदिन के दिन, ये बात बड़ी सुंदर है कि उत्सव तो होना है, शाम को पार्टी होगी, हम लोगों ने बहुत एंजॉय किया, तमाम मित्र मिले, कुछ बहुत दिनों बाद मिल रहे थे, लेकिन दोपहर को चर्चा, अब उसमें तो नहीं जाऊंगा कितनी सुंदर चर्चा उस दिन हुई थी और कौन लोग बोले थे कि वो उसके लिए अवकाश नहीं। तो अर्पण जी, मैं तो पता नहीं कितनी छवियां हैं, कितनी यादें हैं, मैं कहाँ कहाँ पहुंच जा सकता हूँ। अभी तो जो याद आती गई, जैसे सहज याद आती गई, उनका साझा किया है। और तो ये है हमारे अशोक जी, और बहुत सोचकर बड़ा अच्छा लगता है, हम साथ चल रहे हैं। जी। और आपने एक कविता भी तो लिखी थी अशोक जी पर, याद है अशोक जी केवल है केवल संतोष यही, अपनी हाँ, जो छतरी, वह तो सदा कलाओं की है अपनी ठहरी, जी हाँ, उसके नीचे ही सुख दुख है सदा बिछाए, वहीं आज भी लेकर बैठे अपनी गठरी। गठरी नाम से आपका उपन्यास। वहीं जी आज भी लेकर बैठे अपनी गठरी, एक वयस के हम तुम अब भी साथ चल रहे, हाँ, एक वयस के हम तुम अब अब भी भी, साथ चल रहे याद कीजिए, अब भी साथ चल रहे। और जब हैं। यह कविता तब आपने लिखी थी जब ज्योति जी हम सभी के साथ थी, आपके साथ थी। सदा तुम्हारे, सदा साथ तुम्हारे सदा, रश्मि जी मेरे ज्योति। हाँ, एक वयस, तब की कविता है, एक वयस के हम तुम अब भी साथ चल रहे, साथ तुम्हारे सदा रश्मि जी मेरे ज्योति। बात नहीं यह भी कोई कम, बात नहीं यह भी कोई कम, भला राह कविता की खत्म कहीं पर होती, भला जी राह कविता की खत्म कहीं पर होती, थोड़ा लिखा समझना ज्यादा, मिला करेंगे पत्रों में भी है यह वादा, पुनः बधाई हो तुमको इस जन्म दिवस की, बारी आई एक और कुछ
रंजन रस की बारी आई एक और कुछ रंजन रस की। खैर, तो तो इसकी ये तो चर्चा आपने आपने शुरुआत में की ही। जी हाँ, कुछ कह रहे नहीं, हैं प्लीज। लेकिन इतना अच्छा लग रहा है कि आपने ये कविता पढ़ी। ये अगर मैं भूलता नहीं तो शायद मनीष पुष्कले अशोक जी के जी, जन्मदिन के पर कोई पुस्तक निकली थी, बिल्कुल बिल्कुल उसके लिए बिल्कुल। मैंने लिखी थी। अकथ है, अकथ नाम हाँ, से। देखिए ये याद आ गई इसकी। बहुत अच्छा किया याद कि आ आपने सुनाई ये कविता। और हम पारिवारिक मित्र भी बने। अब इस प्रसंग से देखिए ये भी याद आ रही है, तो वर्षिता की याद भी कर लेता हूँ कि हमारी छोटी बेटी वर्षिता को अशोक जी बहुत चाहते थे। उसके लिए तो उन्होंने बहुत कुछ सोच रखा था। अच्छा, फिर देखिए आकर्षण क्या। वही जिस बुद्धि वैभव की बात मैंने की है, एक दिन अशोक जी मेरे सामने उससे बोले कि कुछ वो बात कर रही थी, मुझसे कोई सलाह चाह रही थी, बोले नहीं नहीं उधर नहीं, मुझसे बात करो। मैं तुमको बताऊं। तो ऐसा वो बहुत उसको चाहते थे वो। और अ, हमारे रश्मि जी और ज्योति की भी बहुत अच्छे एक तरह की दोस्ती हुई। और कोई ऐसी जगह नहीं थी, अभी भी देखिए तो जिस जहां भी बैठा मैं बोल रहा हूँ, जब ये फ्लैट वर्षिता ने लिया तो अशोक जी और रश्मि जी आए। उसके 2-3 दिन बाद ही जब हम लोगों ने आया, तो जो हमारे लिए उपहार लाए थे, बस्तर का एक हिरण जैसा, वो अभी बाहर वही लगा हुआ है। तो अभी एक दिन ज्योति जी के न रहने पर जब अशोक जी और रश्मि जी आए घर मिलने के लिए, तो मैंने रश्मि जी को दिखाया, मैंने कहा देखिए तब से लगा हुआ है, 2007। तो कई चीजें हैं, सोचकर बहुत अच्छा लगता है कि वो जो स्मृतियां हों, चीजें हों, जब आप उनको इस रूप में याद करते हो, तब अंदर से भर जाते हो, अच्छा लगता है। बिल्कुल। और तमाम लोग जुड़े हुए हैं, अच्छा लग रहा जी। है। और अभी एक खास संदर्भ जिसकी जिसकी ओर इशारा आपने किया, अकबर पद्मसी जी का, हम्म, उस पर भी, उनकी कला पर भी लगातार अशोक वाजपेयी जी लिखते रहे हैं। जी। उसकी आपने चर्चा भी की। तो एक छोटा सा हिस्सा, चूंकि आज हम लोग अशोक वाजपेयी जी के कला प्रेम को लेकर भी बात कर रहे हैं, तो इसमें जी। तमाम प्रसंग आते हैं अकबर पद्मसी जी के माध्यम से। रजा भी आते हैं, फ्रांस की भी चर्चा होती है। तो वह हिस्सा इस पुस्तक से, अशोक वाजपेयी रचनावली खंड 10, जो कभी कभार का ही खंड है, इससे वह हिस्सा पढ़ता हूं। फिर आप कुछ और बातें कीजिएगा। और मित्रों, यह जो कुल 13 खंडों में यह रचनावली है, और खंड 7, 8, 9, 10, 7, 8, 9, 10, कुल 4 खंड जो हैं वह कभी कभार के हैं। तो यह खंड 10वां है। इसमें से मैं, चूंकि आज वक्तव्य में प्रयाग जी ने अकबर पद्मसी जी की चर्चा की, और अभी जो हाल ही में हम लोगों से विदा हुए हैं 2020 में, इसी माह में, 3 वर्ष पूर्व, तो उसी के आसपास में लिखते हैं अशोक जी, उनको याद करते हुए। तो वो थोड़ा सुनाता हूं प्रयाग जी। 1950 में, इसमें कई और प्रसंग आते हैं, बड़े रोचक हैं। कला यात्रा और भारत के कलाकारों की अपनी जद्दोजहद, वो तमाम चीजें। उन्हें 1950 में जो 2 युवा कलाकार पानी के जहाज में, पानी के जहाज से मार्सेई बंदरगाह पर साथ साथ उतरे थे, वे सैयद हैदर रजा और अकबर पद्मसी थे। दोनों तब के बंबई से फ्रांस कला प्रशिक्षण के लिए गए थे। दोनों प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप के सदस्य थे और कला में भारतीय आधुनिकता के लिए नई जमीन की तलाश में थे। दोनों ने फ्रेंच स्त्रियों से विवाह किया। दोनों फ्रांस में काफी समय रहे, रजा अकबर से कहीं अधिक, और दोनों भारत वापस आ गए। दोनों को भारतीय दर्शन और सौंदर्य शास्त्र में गहरी दिलचस्पी थी। रजा की तुलना में अकबर तो उनके विशेषज्ञ ही हो गए थे,
क्योंकि उन्हें समझने गूंदने के लिए अकबर ने संस्कृत भी सीखी थी। दोनों का रंगों पर असाधारण अधिकार था और दोनों की कला का रुझान एक स्तर पर आध्यात्मिक भी था। मुक्ति बोध की भी चर्चा आज हुई, तो जी यहां अकबर पद्मसी का संबंध मुक्ति बोध के साथ भी जोड़ता है। कैसे जोड़ता है इसे हम पढ़ते हैं, क्योंकि देखिए ये इस तरह के विवरण प्रयाग जी कहाँ मिलेंगे, इतनी सही प्रामाणिक जानकारी कहाँ मिलेगी, और सही। इतने निजी संदर्भों के साथ साहित्य और कला की जो आवाज आई है, और जिसके प्रत्यक्ष गवाह हैं अशोक वाजपेयी जी, आप और तमाम दूसरे लोग। तो मुझे लगता है कि इस तरह की जो वाचिक परंपरा है, इसका भी अपना एक खास महत्व है। तभी जब आप पिछली बार प्रबोध कुमार जी पर बोल रहे थे, तो उस समय महेश दर्पण जी ने यह टिप्पणी की थी कि कैसे मौखिक और वाचिक परंपरा से भी इतिहास अपने को बदलता रहता है, पुनर्जीवित करता रहता है। इतिहास की कितनी करवटें ऐसे वक्तव्यों में हम देख पाते हैं। और आजकल तो टाइपिंग और इसकी सुविधा है, तो कभी भी इस तरह के वक्तव्यों को हम लिखित में ला सकते हैं, और हमारी ओर से कोशिश भी रहेगी। हर एकाग्र के पीछे यही कोशिश भी है कि वह देर सवेर, देर से ही सही, मगर पुस्तक के रूप में भी आए। तो खैर, वह हिस्सा पढ़ता हूं। अशोक जी आगे लिखते हैं, अकबर से मेरा सीधा परिचय तब हुआ जब उन्होंने मुक्ति बोध के कुछ व्यक्ति चित्र बनाए और फिर व्यक्ति चित्रों की एक श्रृंखला ही बना डाली। उनकी देखिए एक प्रदर्शनी, हाँ बताएं, नहीं मैं कुछ कह रहे हैं। अब पढ़िए। हाँ हाँ, अच्छा लग रहा है, अब पढ़ तो पढ़ो। जी, हाँ जी जी, जी पढ़ता हूं। उनकी एक प्रदर्शनी हमने मध्य प्रदेश कला परिषद के तत्वावधान में भोपाल में कला वीथिका में मुक्तिबोध समारोह के अंतर्गत की थी। उसी में मणिकौल की फिल्म सतह से उठता आदमी और मुक्तिबोध रचनावली का लोकार्पण हुआ था। उनसे संपर्क बढ़ा दो फिल्मकार मित्रों के कारण, मणिकौल और कुमार शहानी, जिनसे अकबर की भी घनिष्ठता थी। उन दिनों मुंबई जाने पर एक शाम इन तीनों में से किसी के घर जरूर बीता करती थी। अब फिर भारत भवन की भी चर्चा, इसी एक ही आलेख में कितने संदर्भ आ जाते हैं। वे आगे लिखते हैं अशोक जी कि जब भारत भवन बना तो हुसैन, कई बार हम उसे हुसैन भी लिखते हैं, हुसैन भी लिखते हैं, हुसैन, राम कुमार, बाल छाबड़ा, कृष्ण खन्ना, मंजीत बाबा के साथ अकबर भी उस मंडली में थे जो जगदीश स्वामीनाथन की वहां रूपंकर संग्रहालय के लिए कलाकृतियां चुनने आदि में मदद कर रही थी। आपने चर्चा भी की आज इस वक्तव्य में। अशोक जी आगे लिखते हैं, स्वामी के साथ अकबर एक बार बस्तर भी गए थे आदिवासी कलाकृतियां चुनने के सिलसिले में। इसके बाद बीच बीच में उनसे भेंट होती रही। अंतिम भेंट तब हुई जब वे दिल्ली पद्म भूषण प्राप्त करने आए थे। उनके कुछ छायाचित्रों का उपयोग पेंगुइन द्वारा प्रकाशित अपने प्रेम कविता संचयन यहां से वहां में करने की उनकी अनुमति भी मिली थी। उनके इन छायाचित्रों की एक प्रदर्शनी पेरिस में देखी थी। उनकी फ्रेंच पत्नी की बेटी रईसा से पेरिस में अक्सर भेंट होती रही है, जहां वे अपने फिल्मकार पति के साथ रहती हैं। उनको याद है कि उनके जन्म के समय पेरिस के एक अस्पताल में रजा भी मौजूद थे और उन्हें शिशु रूप में देखने वाले पहले व्यक्ति थे। देखिए, और फिर 6 जनवरी 2020 को अकबर पद्मसी का देहावसान भारतीय कला आधुनिकता के एक और मूर्धन्य का लोप होना है। वे 92 वर्ष के थे। उनकी कला में रंग और आकार
आवेग और संयम, इंद्रियता और अध्यात्म के बीच दूरी कम से कम थी। उन्होंने दिगंबराओं, लैंडस्केप, सिटीस्केप आदि से लेकर अमूर्त, मेटास्केप तक अनेक तरह के चित्र बनाए। उनमें से हरेक पर उनके अचूक कौशल, सावधानी और स्फूर्ति की छाप थी। वे एक सोचते विचारते चित्रकार थे, जिन्होंने अपना अद्वितीय कला संसार और उतना ही अद्वितीय मुहावरा रचा। तब उनकी कला में और बहुतों की कृतज्ञ स्मृति में, सॉरी, अब जब भी नहीं है, अब उनकी कला में और बहुतों की कृतज्ञ स्मृति में उनका उत्तर जीवन शुरू हुआ है। लंबा चलेगा, इसमें संदेह नहीं। तो कितनी सदाशयता से भरी हुई है टिप्पणी और भाषा हो। जी, समय समय पर उन्होंने बहुत सारे लोगों पर लिखा है। और ये जो कभी कभार में तो जैसे गणेश पायन पर उनकी टिप्पणी, समय समय पर इतनी जो भी घटनाएं घटती थी सांस्कृतिक जगत में, किसी के आने जाने की, किसी किताब के प्रकाशन की, किसी किसी की कोई चीज हमने पढ़ी है उसकी, तो बराबर विचार की तरफ तो जाते रहे ना, और उसकी याद भी दिलाते रहे। जी, बिल्कुल। और अब हम लोग इस अवसर पर कुछ ही चित्र हैं हमारे पास जो प्रयाग जी भेज पाए, उसे देखते हैं। और फिर समय भी हो गया है, कुछ और कहना चाहेंगे तो प्रयाग जी कहेंगे, और उन चित्रों नहीं के नहीं, माध्यम से। जी, तो कहने के लिए तो मैं भी 3-4 दिन तक अशोक जी बोल सकता हूँ। मैं पर समझ रहा हूँ। अशोक जी की बात एक मैं कभी नहीं भूला। वो हाँ, उनका कहना है, बहुत सही है, कि कार्यक्रम लंबा ना हो और थोड़ा प्यासा छोड़ दीजिए, अघा मत दीजिए। इसको मैं कई जगह कोट भी करता हूँ। तो बिल्कुल। जी, अच्छा, मैं अभी भूल जाऊंगा, अब आप प्रसंग बतला दीजिए जिसमें 6 महीने बड़े होने का एक प्रसंग है कविता पाठ के साथ, वो थोड़ा शेयर कर लीजिए। वो शायद त्रिलोचन जी जब थे वहाँ मुक्तिबोध सृजन पीठ में सागर में, तो उन्होंने यह विश्वविद्यालय की ओर से एक कविता पाठ का आयोजन किया था, जिसमें अशोक जी को और मुझे कविता पढ़नी थी, 2 ही लोगों। तो उसमें जो एक पैनल बनना था, तो बाद में मुझे पता लोगों ने बताया, शायद अशोक ने बताया, कि फिर ये तय हुआ कि इन दोनों में तो नाम किसका पहले लिखा जाए। तो उस समय ये कुछ गणना करके देखा गया कि मैं अशोक जी से कुछ महीने बड़ा हूँ। मतलब मेरा वाह, जन्म मई 1940 का है, उनका 41 का है, जनवरी का। तो इस तरह से थोड़ा सा अंतर है कुछ महीनों का। तो जी वहाँ जी उस दिन जी वो बात कुछ साफ सी हुई थी। जी। और अब अब, आप चित्र दिखा हाँ, दीजिए। हाँ, मैं उन चित्रों की ओर लौटता हूं। कई चित्र बेहद प्यारे चित्र हैं, शुरुआती दिनों के हैं, तो इस बहाने भी हम कुछ उस यात्रा में साथ होंगे। जी, प्रयाग जी। ये बहुत शुरुआती तो नहीं है, 2007 का है। अशोक और मैं वहाँ टोक्यो में है। एक, अगर मैं भूलता नहीं हूँ तो टोक्यो का जो राष्ट्रीय संग्रहालय है, नेशनल म्यूजियम उनका, उसके उसके परिसर में है। जी, और लगभग एक जैसी वेशभूषा में है। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। जी, आगे बढ़ता हूं। और जी ये उस समय का चित्र है। ये है 2000 का, 22 साल पहले का। तो अशोक जी और मैं यहाँ कुंवर नारायण जी के घर में हैं, क्योंकि हम लोग वहाँ शायद जाते हुए लौटते हुए रुके थे। ये मुझे द्वितीय देव सम्मान मिला था, तो उसमें अशोक जी को वो भी बोलना था। तो उसमें शायद वो निर्णायक भी थे मेरे ख्याल में। तो हम लोग साथ ही गए थे वहाँ, एक ही गाड़ी में। और इसकी याद भी आ गई कि हम लोग उस पूरे रास्ते में, रश्मि जी थी, ज्योति थी, अशोक जी थे और मैं थे। हम दोनों, अगर मुझे ठीक याद है, एक चीज तो ठीक याद है कि बच्चन की बहुत सी कविता पंक्तियां हम लोगों ने साझा की। मतलब कुछ अशोक जी कुछ बोलते, फिर हम वो कुछ अ, याद करते, फिर मैं कुछ याद करता। और बहुत एक बड़ी चुहल भरी यात्रा थी वो, एक दूसरे को छेड़ते हुए। अशोक जी बार बार मुझे छेड़ रहे थे पुरस्कार को लेकर, करे पुरस्कार ये हो, ऐसा कुछ चलता रहता।
चलता रहा था रास्ते में। तो हम लोग कुंवर जी के घर रुके थे कुछ घंटों के लिए, कुंवर जी भी गए थे उसमें, तो लौटते हुए शायद जाते हुए रुके थे। जी जी बिल्कुल। और कुछ चित्र देख लेते हैं। जी नहीं, इसमें अशोक जी नहीं है, ये मैंने गलती से उनके चित्रों के साथ आपको भेज दिया था। ये तो आयोवा इंटरनेशनल राइटिंग प्रोग्राम का है, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। उन्नीस सौ जी चौरासी उसमें का। आप किसी लेकिन पार्टी में हैं और आप दिखाई दे रहे हैं। लेकिन इस प्रसंग से ये चीज याद आई कि जब मैं वहां पहुंच गया, तो उस जमाने में मैंने अशोक जी को फोन किया, मतलब उनकी याद आई, तो अशोक ने, वो आए, वो शायद किसी ने बताया कि नहीं कुछ कामकाज में है, पर अशोक ने मेरा नाम सुना, और जब उनको मालूम हुआ कि आयोवा से फोन कर रहा हूँ, तो फोन पर आए और पूछा उन्होंने कैसा लग रहा है। तो वो तो हमारी मैत्री की बातें हैं। जी आगे बढ़ते हैं। जी ये भी तभी का एक ओम थानवी है, मैं हूँ और अशोक जी हैं। वही कुंवर जी के घर का है। वो घर, उस घर की भी बहुत हम सबको यादें हैं, महानगर वाले घर की, कुंवर जी की के घर की। और जहाँ पहले भी कई बार गया हूँ, पर इस बार कई लोग और भी साथ थे, रश्मि जी भी थी, ज्योति जी भी थी, ओम थानवी की पत्नी प्रेमलता जी भी थी। कई तस्वीरें हैं उस समय की, क्योंकि शुरू की तस्वीरें खिंचती कहाँ थी, और अगर कहीं खिंचती भी थी, तो दिल्ली में तो मुझे नहीं लगता कि हमारी और अशोक जी की कोई भी तस्वीर होगी। कभी खींची भी होगी, किसी ने खींची होगी, तो शायद हम दोनों के पास ही नहीं होगी। जी आगे बढ़ते हैं। कुछ और चित्र। जी हाँ, इसमें रश्मि जी हैं, मेरी पत्नी ज्योति हैं, और प्रेमलता जी हैं, अशोक थानवी की पत्नी। ये भी जी उसी यात्रा का है। वाह। जी जी इसमें कुंवर जी भी हैं आगे। अब बिल्कुल। उनके घर की तस्वीरें हैं, और उसमें कुंवर जी भी। जी तो ये कुछ एक चित्र हमें आज मिले। अब और देखिए क्या सुखद संयोग है कि हमारे साथ अपूर्व जी भी जुड़े हुए हैं। अपूर्व नारायण जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और वे भी लिख रहे हैं कि बहुत सारी यादें ताजा हो गई। जी हाँ, पूर्व को उस घर से बड़ा लगाव रहा है। जी जी। और हमारे साथ लगातार राजेंद्र उपाध्याय जी, बाल कीर्ति जी, और मंजुषा गांगुली जी, राजेंद्र शर्मा जी, और शर्मिला जालान जी, और तमाम दूसरे लोग जुड़े रहे। यहाँ इस फॉर्मेट में मित्रों मैं उन्हीं के नाम ले पाता हूं जिनके कमेंट्स हमारे पास आते हैं या जिनके लाइक्स आते हैं। देख तो बहुत सारे लोग रहे हैं, तो उन सभी के नाम यहां पर फिलहाल नहीं दिख पाते। और कुछ नाम ले लूं, अ, अ, कुछ नाम और ले लूं, राजू प्रसाद, स्मिता सिन्हा, अंजुमन आरा, रजा न्यास, चौबे जी, और प्रदीप कुमार ठाकुर जी, रक्षत खान, राजू प्रसाद, तमाम और मित्रगण। तो आप सभी लोग जुड़े, अच्छा लगा। और एक बार पुनः प्रयाग शुक्ल जी का धन्यवाद कि इतनी देर तक इन तमाम प्रसंगों के साथ हम लोगों को भी बहुत दूर तक ले गए, बहुत पीछे ले गए। और वे स्मृतियां कितनी प्यारी हैं, और हम उन्हें किस तरह से संजोकर रखें, लगता है कि कितनी मूल्यवान है ये स्मृतियां। और देर सवेर अलग अलग रूपों में ये स्मृतियां कहीं ना कहीं दर्ज हो रही हैं, लिखित में भी और मौखिक रूप से भी। तो कहीं ना कहीं आप सभी मित्रों को यह वक्तव्य अच्छा लगा होगा, पसंद आई आई होगी यह बातचीत, ऐसी उम्मीद है। हमारी ओर से यही कोशिश है। प्रयाग शुक्ल जी का एक बार पुनः धन्यवाद कि उन्होंने समय निकाला और यह संवाद संभव हुआ। मित्रों, अशोक वाजपेयी आप जी पर सबका यह बहुत एकाग्र। आभार।
बहुत बहुत आभार आप सबका, शुभकामनाएं। अशोक वाजपेयी जी पर यह एकाग्र जारी है। कल एक नई कड़ी में फिर मिलते हैं। शुक्रिया। शुभ रात्रि। नमस्कार।